नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, and of course ni hao in Chinese. They say ni hao. I was told just the other day by a Chinese friend, you're pronouncing it wrong. He says you have to say ni hao. So ni hao in Chinese and konnichiwa in Japanese and bonsoir in French. I haven't got any feedback from the Japanese or the French so far. As soon as I get, I'll let you know. So Pradeep ji, Abaryako, Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Yes. Absolutely wonderful. So Pradeep ji, अमित शाह साहब आज महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में एक बार फिर आकर yes. एक बार फिर अपने फेवरेट सब्जेक्ट, आजकल बड़े दिनों से फेवरेट सब्जेक्ट उनका शरद पवार है। शरद पवार साहब के ऊपर उन्होंने टिप्पणी कसी और ये कहा कि आप इतनी देर तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे यानी कृषि मंत्री थे, क्या किया आपने किसानों के लिए? नंबर एक। नंबर दो, अमित शाह जी ने एक बड़ी अहम बात करी और मैं ये मानता हूं, बाय द वे वी आल्सो डिस्कस्ड दिस सो मेनी टाइम्स हियर बिफोर, कि कोऑपरेटिव सेक्टर के भी आप मंत्री थे। आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीपी के जो कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनको स्ट्रेंथन किया, बाकी देश का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, एंड बाय द वे डू रिमेंबर महाराष्ट्र जो है वो जन्मभूमि है कोऑपरेटिव सेक्टर की, याद रख लीजिए। बाकी जगह पे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको आपने निगलेक्ट किया और ये भी कहा अमित शाह साहब ने कि जब से मोदी जी आए हैं तब से किसानों का भला होना शुरू हुआ है और कोऑपरेटिव सेक्टर का भी भला होना शुरू हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। प्रदीप जी, एक जब देखोगे कि ही हिमसेल्फ इज द मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड स्पेशल टास्क लेके जिस प्रकार से आए हैं एंड ही इज ट्राइंग टू थ्रू अजित पवार touch all the cooperative movement in Maharashtra, because in Ajit Pawar he's got a ready-made material जो cooperative field में जिसने काम किया, cooperative sugar, जितने sugar factories है, sugar mills है, उससे जिसके संपर्क है और सब जितने महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में जो sugar barons है जिनके टच में है, and the cooperative movement which is failed there because the entire इनके मोदी और अमित शाह के टोटल जो फोकस है is to revive this cooperative movement again in Maharashtra, because जैसा आपने कहा कि it was in the forefront, Maharashtra was the forefront where cooperative sector was concerned, and after a damn squib पिछले 10 साल में जो एक hit ले लिया cooperative movement, for whatever reason they are many in bankruptcies, many have got, in spite of the loan waiver scheme of Sharad Pawar ji when he was the agricultural minister, they have not revived themselves, many of them are still shut down. And he's been consecutively taking meetings continuously in Maharashtra, Amit Shah ji, with Ajit Pawar and all the corporate barons to see that the cooperative movement comes out alive, because they believe that unless it survives, the rural areas are taken care of. देखिए ऐसा है, ग्रामीण महाराष्ट्र की अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर है। अगर कोऑपरेटिव सेक्टर तितर बितर हो जाता है जैसे कि हो रहा है अभी, अगर उसको रिवाइव नहीं किया, एक बार फिर पुनर्जीवित नहीं किया, तो महाराष्ट्र में बहुत तकलीफ होने वाली है। एनीवे एट द मोमेंट एंड वील आल्सो टॉक अबाउट व्हाट्स बीन हैपनिंग इन महाकुंभ, वील आल्सो टॉक अबाउट व्हाट्स बीन हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश। एक बीजेपी के बहुत बड़े शख्स हैं आनंद सिंह साहब, 600 गोलियां चली, 600 बुलेट्स फायर्ड। प्रदीप जी, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मतलब जरा अजीब है थोड़ा सा। वील टॉक अबाउट दैट टू एट द मोमेंट विद अस। वी गॉट अ वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल इंडीड। हमारे बड़े पुराने मित्र आसिफ फारूकी साहब हमारे साथ हैं, संजय ठाकुर साहब, सुशील व्यास साहब, तीनों हमारे साथ हैं। कैन वी हैव देम ऑन स्क्रीन? देयर वी गो। अरे संजय ठाकुर साहब नमस्कार। संजय ठाकुर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझको। नमस्कार सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय सिया राम। जय सिया राम। आसिफ फारूकी साहब बिल्कुल हैंडसम लग रहे हैं, लगता है सीधा स्पा से आ रहे हैं, अभी मसाज करा के, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल जबरदस्त, very nice, really and truly lovely, and a beautiful painting of Rahul Gandhi just behind him. It's very and fantastic. And सुशील व्यास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच सर। और कल बहुत बढ़िया मीटिंग हुई बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन को लेकर के, बहुत बढ़िया आप लोगों ने जलसा किया, बहुत अच्छी बातें भी कही। आप बगल में थे मगर आए नहीं ऑफिस में। जी बिल्कुल, साथ में 2 मिनट दूर थे सर आप। 2 मिनट भी नहीं, हाँ चल के आते तो 2.5 मिनट दूर थे, गाड़ी से आते तो शायद आपको आधा घंटा लग जाता, चल के आते तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल साथ में थे आप हमारे, लेकिन मैं फुर्सत में आना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। तो कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन था
वो भी सब लोगों ने मनाया। आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि भी दी इंडिया गेट के ऊपर, जहाँ पे एक ज़माने में, जब मैं आप तीनों लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो इंडिया गेट हम जाया करते थे आइसक्रीम खाने के लिए। उस जगह पे जहाँ पे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, वहाँ पे किंग जॉर्ज का स्टैचू हुआ करता था, व्हाइट मार्बल का बना हुआ, अभी तक मुझको याद है। एंड देन आफ्टर दैट इट वाज रिमूव्ड एंड देयर वाज एन एम्प्टी स्पेस देयर, एंड द मोदी गवर्नमेंट केम अलोंग एंड वी हैव प्लेस्ड द statue of Netaji Subhash Chandra Bose over there, which is absolutely fantastic, really and truly fantastic, really and truly lovely. इंडिया गेट के ऊपर नहीं है, वो जो छतरी थी आगे जाकर के वहां पर है। इंडिया गेट पे जो नाम है उन फौजियों के, हिंदुस्तानी फौजियों के जो अलग अलग लड़ाइयों में जो शहीद हुए, राइट फ्रॉम द क्राइमियन वॉर के बाद जाकर के अफगान वॉर्स, टर्की में, इराक में, मेसोपोटामिया में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और थोड़े बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतने नहीं हैं, ज़्यादातर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले हैं और अफगान वॉर्स के। एंड आई हैव सम रिलेटिव्स ओवर देयर बाय द वे, काफ़ी नाम है उनके, हमारे खुद के रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे, बट रियली एंड ट्रूली लवली। तो संजय ठाकुर साहब, आपसे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। सर ये बताएं, आदरणीय सामान्य गृह मंत्री जी, आज की तारीख में उनका एक टारगेट बन गया है शरद पवार साहब। शरद पवार को लेकर के ये शायद उनकी चौथी या पांचवी टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब आप कृषि मंत्री हुआ करते थे, कृषि के लिए आपने क्या किया, किसानों के लिए आपने क्या किया, नंबर एक। नंबर दो, कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर के, और ये बाय द वे इट्स अ वेरी वैलिड क्रिटिसिज्म अगर देखा जाए तो, आपने अपनी पार्टी के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको ताकतवर करने के अलावा और क्या किया कोऑपरेटिव सेक्टर को लेकर के? संजय ठाकुर जी प्लीज गो अहेड सर। तो देखिए बजाज साहब, सबसे पहली बात तो है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने शरद पवार साहब को बिल्कुल टारगेट नहीं बनाया हुआ है। अब प्रश्न ये है कि गृह मंत्री महाराष्ट्र आए हुए हैं, ये भी यथार्थ सत्य है कि आदरणीय शरद पवार जी इस देश के सहकारिता मंत्री रहे हुए हैं, कृषि मंत्री रहे हुए हैं और लंबे समय तक रहे हुए हैं। ये उनकी रुचि का विषय भी है और आए दिन इन विषयों पे वो संभाषण भी किया करते हैं। तो निश्चित तौर पे उनके कार्यकाल में जो खामियां रही हैं, जो बातें नहीं हुई हैं, उसका जिक्र तो आएगा ही। अब अगर उसके बारे में कोई बात की जाए और उसको ऐसे लिया जाए कि आदरणीय गृह मंत्री जी शरद पवार साहब को टारगेट बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब ये भी एक यथार्थ सत्य है कि कोऑपरेटिव के मामले में जहां पे महाराष्ट्र अग्रणी प्रदेशों में से एक प्रदेश था, वहीं पे सहकारिता क्षेत्र को किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से पर्सनलाइज, प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई। अपने जो लोग हैं उन लोगों के हाथों में संस्थाओं को दे देना, दूसरी संस्थाओं को कमजोर करना, मर जाने देना, उसके बाद किसी तरह से उन संस्थाओं पे कब्जा कर लेना, इस तरह की बातें तो महाराष्ट्र में चलती रही हैं। और उस सब की धुरी में, उस सब के केंद्र में आदरणीय शरद पवार साहब रहे हुए हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए उनका जिक्र तो जब भी इस तरह की बातें होंगी उनका जिक्र आएगा, और इसीलिए उनका जिक्र आ रहा है। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है आदरणीय गृह मंत्री साहब की शरद पवार जी से। ठाकुर साहब, देवेंद्र फडणवीस जी इन दावोस, एंड एक माइलस्टोन से दूसरा माइलस्टोन लगातार, महाराष्ट्र नंबर 1 स्टार्टअप कैपिटल इन महाराष्ट्र, इन इंडिया ऑलरेडी अनाउंस हो गया। 16 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट फडणवीस साहब ने वहां पर साइन कर दिया, एंड वी आर टेकिंग अ जंप वेयर नंबर 1 जो एफडीआई है हर चीज में नंबर 1 हो गया। क्या ये रिफ्लेक्ट्स ऑन द लीडरशिप स्किल्स ऑफ फडणवीस साहब एंड द महायुति? किस प्रकार से देखते हो आप? 16 लाख एम्प्लॉयमेंट गारंटीड, वो भी फडणवीस साहब ने अनाउंस कर दिया। बिल्कुल सही बात है ना कि जिन देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में अब सरकार चल रही है और दावोस जाके उन्होंने 16 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट लाया है महाराष्ट्र के लिए, उससे महाराष्ट्र का विकास होगा, देश की आर्थिक स्थिति पे इन चीजों का फर्क पड़ने वाला है। और यही केंद्र के जो आज के नेतृत्व हैं उन लोगों की खींच है कि यही शरद पवार जी केंद्र में रहे और 2019 में इसी देवेंद्र फडणवीस जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया था। क्योंकि 2014 से 2019 के बीच में मैं कहूंगा जो चमत्कारिक प्रदर्शन देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था, उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि इसके पहले ऐसा कोई मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिला ही नहीं था, तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उन्हीं देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने जब जनादेश दिया, तो यही शरद पवार जी इस महाराष्ट्र की सत्ता का स्वाद लेने के लिए जबरदस्ती बरगलाकर शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी के फैक्शन को
अपने साथ ले गए और भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की पीठ में उद्धव ठाकरे जी ने चूरा घोंप दिया। उसके बाद किस तरह से महाराष्ट्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट थे, उन प्रोजेक्ट्स में कैसे धीमी गति आ गई, किस तरह से उन प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर बदले जाने की कोशिश की जाने लगी, पूरे प्रोजेक्ट को तहस नहस करने का प्रयास किया जाने लगा, और वही नतीजा है कि आज तक मेट्रो पूरा नहीं हो पाया है। सर बी फेयर, संजय ठाकुर साहब, जस्ट बी फेयर, संजय ठाकुर साहब, के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आज अपनी जगह पे होते और शायद जो 15 साल बाद संजय ठाकुर मुंबई आ रहे हैं, वो साहब, लोग चेहरा भी ना पहचान पाते। संजय ठाकुर साहब, प्लीज बी फेयर अ लिटिल बिट। जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तब कोविड आ गया था 2 साल के लिए, तो बहुत सारे काम बंद हो गए थे, ऐसा नहीं है, तो वी कांट रियली से दैट। लेकिन बजाज साहब जी, जिस बोलिए। उद्धव ठाकरे की आप बात कर रहे हैं, मैं जानता हूं वो उद्धव ठाकरे आपके व्यक्तिगत मित्र हैं, लेकिन ये सर, आप भी तो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। मुख्यमंत्री नहीं होता सर, कौन मेरे पूरी कोविड में नहीं, पूरे 2.5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री कार्यालय गया हो। सर, कौन मेरा व्यक्तिगत मित्र नहीं है? सभी है ना सर, ऐसी बात तो नहीं है। सबसे व्यक्तिगत पहला मित्र तो मैं भी आपका हूं, मैं भी वो स्टेटस एंजॉय करता हूं, लेकिन एक अलग बात है, लेकिन 2.5 साल में सिर्फ 3 बार मुख्यमंत्री कार्यालय। सर, उनकी तबीयत खराब थी सर। लेकिन मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। जरा ध्यान से सुने। पिछली बार जब आदरणीय सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब डेवॉस गए थे, इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए थे, उन्होंने भी बहुत एमओयू साइन किए। तो एमओयू साइन करने का मतलब नहीं होता सर, पॉइंट इज एमओयू आप 20 लाख करोड़ का आप एमओयू साइन कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट 2000 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए ना। तो जो डेवॉस में पहले जो एमओयू साइन किए गए उनका क्या हुआ अभी तक? सर, एक ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए ना, मुझको ऐसा लगता है, बिकॉज अप टिल नाउ नथिंग इज कम सो फार फ्रॉम ऑल दैट हैज बीन साइंड एट डेवॉस। डेवॉस में जो कुछ सिग्नेचर होता है उसका, ठीक है, अहमियत क्या है? अहमियत यह है कि हिंदुस्तान में और स्पेशली महाराष्ट्र में इतना इंटरेस्ट है, दैट इज द थिंग। नाउ व्हाट रियली कम्स इज समथिंग वील हैव टू लुक फॉर। संजय ठाकुर साहब, देखिए बजाज साहब, ऐसा है कि पहली बात तो 2 पर्सनालिटीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको देवेंद्र फडणवीस जी को और उनके कामों को, उनके इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है, तो आपको उनके ही 2014 से 2019 के कामों के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। शिंदे साहब भी एक बहुत अच्छा नेतृत्व किया, उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से महाराष्ट्र को चलाया, लेकिन दूसरा यथार्थ सत्य ये भी है कि शिंदे साहब को समय कम मिला। उसी समय में उनकी अपनी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप करना था, उसी समय में उनको उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना से भी लड़ना था, और उसी समय में उनको अपने भी बहुत सारे आरोपों के जवाब देने थे, क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया था। आदरणीय पूजनीय बाला साहब ठाकरे के जो विचार हैं, उन विचारों को लेकर चलने के लिए एक बड़ी कुर्बानी भी दी थी उन्होंने। तो निश्चित तौर पे उनका जो अटेंशन था, वो जो अटेंशन रहा होगा, उससे बहुत ज्यादा अटेंशन रखने की स्थिति में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हैं, और देवेंद्र फडणवीस जी की क्षमता पर किसी को कोई शक नहीं होगा। ठाकुर साहब, आई होप इट कम्स थ्रू। आई होप जो एमओयू साइन हुए हैं उसका, मैं कहता हूं अगर 10% भी आ जाए ना, तो महाराष्ट्र का भला हो जाएगा सर। हम लोगों का जो जीडीपी है ना, वो तिगना हो जाएगा, वेरी फ्रैंकली। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली जनरेट होती है, 60 लाख जो बोल रहे हैं आप, जबरदस्त हो जाएगा सर, फैंटास्टिक हो जाएगा। बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस जी का लक्ष्य है मोर देन $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन करना है महाराष्ट्र से देश की। जी, आई होप इट हैपेंस, आई रियली ट्रूली होप इट, एंड इट शुड हैपन। सीधी सादी बात है, आप तीनों लोग इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि महाराष्ट्र वो राज्य है जो आज भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है देश की जीडीपी को, और आगे जाकर भी करता रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग, पांचों के पांचों लोग, हम महाराष्ट्र में ही रहते हैं। तो लेट मी गो अक्रॉस टू आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब, ये बताएं सर कि बार बार ये बात होती है कि भाई एमबीए के दौरान 2.5 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसका जवाब किस प्रकार दिया जाए? आसिफ फारूकी साहब बोलिए सर। नहीं सर, देखिए ऐसा है कि हकीकत पे बात की जाए और सच्चाई पे बात की जाए, ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जी बोलिए सर। मैं थोड़ी देर के लिए संजय जी साहब का वो जवाब थोड़ा देना चाहता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। जो दावोस के ऊपर उन्होंने, अभी मुख्यमंत्री जी हमारे महाराष्ट्र के जो गए हैं फडणवीस जी, और इतना बड़ा एमओयू साइन किया है सर। मैं पहली बार, जब मैं एक कहानी आपको छोटी सी बता दूं, जब मैं पहली बार अमेरिका गया
तो मुझको एक वर्ड मालूम पड़ा पॉटलक डिनर। जी। तो मालूम नहीं आपके ये कितने लोग पॉटलक डिनर को जानते हैं। संजय भाई, आपको पॉटलक डिनर का मतलब मालूम है? सर आप बताइए बताइए बताइए। नहीं, पॉटलक डिनर मुझे ये नहीं मैं पता है। अमेरिका गया तो आप लोगों ही ने कहा बताइए। कि अमेरिका में ये दावत कर देते हैं अपने दोस्तों और अहबाब के साथ मिलके। तो लोगों ने कहा ये तो बहुत आसान है, आज शाम में रख लेते हैं। तो शाम में आ गए 10-20 दोस्त लोग, तो पता चला अपने अपना नाश्तेदान लेके आए, साथ में बैठे और खा के चले गए। तो इसी तरीके से दाओस के अंदर जो कितना 15 लाख करोड़ मैं सुन रहा हूँ, 13 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है। अगर आप कंपनियों का नाम पढ़ें और देखें तो उसमें से ज़्यादातर जो है वो इंडियन कंपनियां हैं। तो उनको दाउस में जाके साइन करने की ज़रूरत क्या थी? वो महाराष्ट्र में बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के करते चीफ मिनिस्टर की। तो मुझको ये लगता है कि ये सब नंबर गेम, झूठ सच दिखाने की बात है, जिसको ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है आई वॉश करती है। इसमें हकीकत कुछ नहीं रहती है। इसी तरीके से दूसरी पार्टियां जो काम किए हुए हैं, उसके काम को नज़रअंदाज करने के लिए ये लोग उसके ऊपर झूठे सच्चे इल्ज़ाम करने लगते हैं। और हमारी जो पार्टी है वो काम ज़्यादा करती है, बात कम करती है सर। हम बात करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग काम में बिलीव करते हैं। हमारे वक्त में इकोनॉमी सारे वर्ल्ड की ख़राब थी, लेकिन हमारे प्री प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स मनमोहन सिंह जी ने इस तरीके से इकोनॉमी को किया कि पूरे वर्ल्ड दंग रह गया। और उसी फूटिंग के ऊपर आज बीजेपी 10 सालों से अपना काम कर रही है। इन्होंने मनरेगा वाली स्कीम को इतना क्रिटिसाइज़ किया, हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस के अंदर हंस हंस के उसकी मजाक उड़ाया, लेकिन आज तक ये स्कीम की कोई दूसरा स्कीम नहीं लेके आ सके। और मनरेगा आज भी चल रही है उसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। तो मुझको ये लगता है कि सर सीरियस काम हम लोग को करना चाहिए, ना कि पॉटलक डिनर की तरह से कि काम भी हो गया और बात भी हो गई और कुछ फारूकी साहब 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 16 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली बात है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपने, बोल्ड स्टेटमेंट्स बाय देवेंद्र फडणवीस, 1 ट्रिलियन बाय 2830, यानी अनुमान आंकड़ा सब आपके सामने रखे हैं। मगर नाना पाटोले जी और पूरे कांग्रेस के नेता यही कर रहे हैं कि जंगल राज है महाराष्ट्र में जंगल राज है, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज नो। तो क्या ये टू ऑपोजिट साइड्स है? एक तरफ तरक्की बातें, बिजनेस डील साइन, एम्प्लॉयमेंट, और एक तरफ आप सिर्फ आलोचना कर रहे हो जंगल राज। नहीं, आलोचना नहीं कर रहे हैं सर। आप अगर 15 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर लाने की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये चेक कर लीजिए कि ये कंपनियां कौन सी हैं। 99% कंपनियां आपकी इंडिया की कंपनियां हैं जो कि अब फॉरेन में जाके अपना बिजनेस करती हैं। तो वो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट FDI के अंदर कर रही हैं। और वो MOU जो है आपका महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के हो सकता था, तो वो तो चलिए ठीक है, उसको भी हम अगर मान लें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर 15 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ के लिए चाहिए, महाराष्ट्र में उस किस्म का या पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद नहीं है। MOU साइन होने के बाद प्रैक्टिकली जब ये बातें आएंगी तो वो शर्तें सामने लाएंगे, और वो शर्तों पे ये महाराष्ट्र या दूसरे स्टेट जो है वो पूरा नहीं उतरेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाएगा सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर। 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और कितनी जॉब बताई हमने? 16 करोड़ 16 लाख जॉब, 16 करोड़ जॉब्स, 16 करोड़ जॉब के 16 लाख जॉब। तो मतलब एक जॉब पे 1 करोड़, इज दैट इट? 1 लाख नहीं, 3 लाख सर। 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और ये कहा जा रहा है कि 16 लाख नौकरियां मिलेंगी इससे। yes. तो एक नौकरी के ऊपर 1 करोड़ रुपए, कहने का मतलब ये हुआ 61 MOUs, 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड 16 लाख न्यू जॉब्स, सो 1 करोड़ पर जॉब। Asif Faruqi साहब, do you think that makes economic sense? Because you're a businessman yourself. नहीं सर, ये कहीं से भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं जवाब दे पा रहा है। बहरहाल जैसे मैंने पहले कहा कि ये इंडियन कंपनियां हैं तो कुछ तो बिजनेस करेंगी, क्योंकि हमको यहाँ रहना है, हमको यहाँ बिजनेस करना है। और टाटा और रिलायंस जैसी टीमें कंपनियां
MOU साइन किए हुए हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगी। जी। अभी 30,000 करोड़ का परसों ही मेरे ख्याल से MOU मीटिंग करके टाटा के हेड ने एश्योरेंस दिया है 30,000 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे महाराष्ट्र के अंदर। तो डेफिनेटली टाटा और रिलायंस ये कंपनियां तो करेंगी, और कल ये बीजेपी गवर्नमेंट वो अपना ढंडोरा पीटेगी। लेकिन जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, फॉरेन की कंपनियां यहाँ आने से बहुत डर रही हैं सर। उनके लिए आपको सस्ते मकान, सस्ता रेंटल हाउस और ज़मीनें और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की और वो सिचुएशन। शक्तिपीठ हाईवे, महामार्ग इतने खुले हैं, 18 मेट्रो लाइन सिर्फ मुंबई में है, मेट्रो लाइन से ठाणे तो इतना डेवलपमेंट फारूकी साहब कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं है शायद, फिर भी आप कह रहे हैं कि कम है। नहीं, आप तो ये है ट्रांसपोर्टेशन का आपने कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताइए। कंपनियों के लगाने के लिए आपके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, कितने दिन में आज आप कंपनी खोलने जाइए, आपको कम से कम 4 से 6 महीने लगेगा। There is no तो आज ये टेक्नोलॉजी के दौर में आप बैठे बैठे दुबई के अंदर यहीं से बैठ के आप कंपनी बना लीजिए, और तो आपको जो आसानियां पैदा करना है वो सब आपने नहीं किया हुआ। That is the most important point. Let me go across to Sushil Vyas sir, because he's not spoken up till now. After that, I am coming to you, sir. संजय ठाकुर साहब, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुशील व्यास जी, जो अभी पॉइंट रेज किया ना आसिफ फारूकी साहब ने, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माय ओपिनियन। क्या है कि हिंदुस्तान में हमारे कानून बहुत जल्दी बदल जाते हैं, नॉर्म्स बहुत जल्दी बदल जाते हैं। इसके बावजूद कि महाराष्ट्र से, इंक्लूडिंग फ्रॉम एकनाथ शिंदे साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने भी प्ली भेजी थी कि भाई एक बार अगर कोई कंपनी रूल बन जाता है, इन्वेस्टमेंट का रूल बन जाता है, तो इट शुड रिमेन। क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि यार हिंदुस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3 महीने के बाद अगर रूल बदल गया, रेगुलेशन बदल गया, तो क्या करेंगे? सर, डोंट यू थिंक व्यास साहब दैट देयर शुड बी कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी? सर बताइए प्लीज। जिन कानूनों की चर्चा फारूकी साहब कर रहे हैं कंपनी लॉ के संबंधित, वो 2013 में बना, और 2013 के बाद कोई आमूल परिवर्तन हुआ है क्या उसमें? ये कहना है बार बार रूल बदल जाते हैं, हर हफ्ते बदल जाते हैं, हर महीने बदल, थोड़ा सा मैं समझता हूँ अन्याय होगा। कोई भी सरकार हो, चाहे किसी दल की सरकार हो, ये व्यापार के साथ तो कम से कम इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं हुआ जितना वो कहना जा रहे हैं। Sir, can I stop you for a second? 1 second. And I'm sure Sanjay Thakur साहब and Asif Faruqi both will agree with me. मोदी गवर्नमेंट जब आई तो आपको याद होगा जब वोडाफोन was taken over by other companies, वोडाफोन की जब सेल हुई थी, तो उसके बाद सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने क्लियर कट माफ किया था कि ये सब आपको नहीं देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। Somebody went to the Supreme Court and the Supreme Court ruled कि नहीं, आपको 10,000 करोड़ देना पड़ेगा। Now, my point is, everybody should be on the same page, sir. सुशील व्यास साहब, मोदी गवर्नमेंट came up with a very good rule. They said कि यार एक्विजिशन हुई है, एक्विजिशन किसकी हुई है? ऑलरेडी उसमें शेयर होल्डर्स हैं, जैसे बिरलाज हो गए, 2-3 और लोग हो गए। मोदी वोडाफोन एयरटेल की जो है वो हुई थी एक मर्जर एंड एक्विजिशन, M&A। उसके ऊपर व्हाई डू यू नीड टू इंपोज सच अ ह्यूज फी? बट द सुप्रीम कोर्ट डिसएग्रीड। व्यास साहब, अब आप बोले। अब आपने जिस बात का जिक्र किया जी, तो पॉपुलर गवर्नमेंट जो पावर में है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, उन्होंने अपना काम और कर्तव्य निर्वहन किया। जी किया। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका भी एक महत्वपूर्ण खंभा है, और अगर न्यायपालिका के विचार में अगर कोई चीज अलग दृष्टि से देखी जाती है, तो उस पे हमारे जैसे व्यक्ति, कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति चैनल पे बैठ के जो वकालत करता है, वो कोई अपनी राय नहीं रखेगा। क्यों सर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायपालिका हमारे देश में है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन जो दिया है, उस पर मैं सार्वजनिक रूप से कोई बयान, आप जानते हैं मैं नहीं देता, मेरी आदत है। अब रही बात जो चर्चा चल रही थी, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो 16 लाख 15 लाख करोड़ के जो MOU साइन हो रहे हैं दावोस में, या आज तक जो हुए, आज अंतिम दिन था मेरे ख्याल से जी, तो उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, किसी चीज की ख्याति बनती है तब उस चीज पे कोई आदमी आपके पास आता है। पिछले 2.5 साल में जिस मजबूती के साथ शिंदे जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में चली, और जिस तरह से उन्होंने विकास की गंगा को बहाने का काम किया, और तीनों दलों ने मिलकर के एक सामंजस्य के साथ एक जनता के बीच में विश्वास पैदा किया, इन्वेस्टरों के मन में विश्वास पैदा किया कि महाराष्ट्र इज अ स्टेट वेयर यू कैन कम एंड इन्वेस्ट सेफली।
और हमने देखा कि दावोस छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी भारत सरकार के जो आंकड़े आए, एफडीआई में वी वर नंबर 1 few months back. Yes. और उसी के चलते शायद महाराष्ट्र के 13 करोड़ मतदाताओं ने हमें विश्वास दिया। तो एक वो जो काम करने का तरीका था एक महायुति का पिछले 2.5-3 साल से, शायद वो डावोस में ज्यादा विश्वास के रूप में परिवर्तित हुआ, बजाय इसके विथ रिस्पेक्ट कि किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं, ये व्यक्ति नहीं है, ये संगठित जो सरकार चल रही है, हमारी एक मजबूती के साथ सरकार जो चल रही है, उसमें इन्वेस्टरों द्वारा दिखाया गया विश्वास है। और उस सरकार के अंदर सभी घटक दल शामिल है, उन्होंने अपना योगदान दिया है, सभी नेताओं ने अपना योगदान दिया है। उद्योग मंत्री कौन है? उद्योग मंत्री पिछली बार भी वही थे, उदय सामंत जी, अभी भी वही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई व्यक्तिगत ये उपलब्धि है, ये उपलब्धि महायुति की सामूहिक उपलब्धि है और उसको हमें मान लेना चाहिए। व्यास जी, एक चीज जो डेफिनेटली एकनाथ शिंदे जी दावोस गए थे, ही बॉट अ लॉट ऑफ एमओयूज एंड 2.5 साल में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट भी इस देश में होगा, महाराष्ट्र प्रदेश में हो गया, फडणवीस जी जा रहे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आसिफ फारूकी साहब ने उठाया, जैसे बीड एक्सटॉर्शन वाला मैटर है, इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आप रूरल एरियाज में प्लेस देते हो, जगह देते हो, मगर वहां के लोकल एक्सटॉर्शन रैकेट जो है उसमें जो द पेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द पेस, जिस प्रकार से रफ्तार से द रूल ऑफ लॉ हैज टू बी इम्पोज्ड, शायद वहां पर थोड़ा नरमाई, थोड़ा ढिलाई, because there were people, local leaders out there, the law went slow on them, ऐसा एक जनरल व्यू है। एंड दिस जनरल व्यू फ्लाइज ऑन टू द इंडस्ट्रियलिस्ट माइंड ऑल्सो कि रूरल एरियाज में क्या हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो यहां पर आपको इन्फोर्स करने की जरूरत क्या नहीं? आपको नहीं लगता कि द बीड एक्सरसाइज इज अ रूल इन इटसेल्फ, केस लॉ इन इटसेल्फ? व्यास जी, नामबियार जी, आपकी बात बीड़ पे मैं आऊं उसके पहले बताना चाहूंगी ये सारी समस्याएं बहुत गंभीर समस्या है, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो आता था उसके साथ धमकी वगैरह का, जो एक्सटॉर्शन वगैरह जिसका जिक्र आपने किया, वो परिस्थितियां कुछ इलाकों में थी, लेकिन उसी के चलते शायद भारत की सरकार ने पिछले साल से नए का आपराधिक कानूनों को लागू किया हो, चाहे बीएनएसएस हो, चाहे बीएनएस हो या साक्ष्य अधिनियम हो, ये और वो जो उनको ला करके भारतीय परिस्थितियों में किस तरह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा तेजी से न्याय दिला सके इस तरह के अपराधीकरण जो होने जा रहे हैं समाज के अंदर, और उसकी व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से नए 3 आपराधिक कानून ला करके देश की सरकार ने किया और उसको इम्प्लीमेंट करें। और आपने देखा बीड के अंदर जो सरपंच की हत्या हुई, जो आप एक्सटॉर्शन वगैरह हमारे सामने जो पब्लिक डोमेन में बातें आ रही, क्या सरकार ने और वहां के प्रशासन ने और पुलिस ने तेजी से हरकत में नहीं आए? उन्होंने क्या अपनी कार्रवाई नहीं की है लेकिन क्या होता है कि कानून के तहत एक कार्रवाई करने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बिना भी हम कोई काम कर लें, तो जैसा भी बजाज साहब जिक्र कर रहे थे, न्यायपालिका में उसकी ऑडिटिंग होती है और वो कह देंगे कि भाई विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यू हैव टेकन दिस स्टेप, दैट्स व्हाई दिस इज इलीगल। वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट एवरीथिंग टू बी डन इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर मैनर एज इज प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ। और लॉ जो नया बना है, आप विश्वास रखिए इस देश की जनता को, अभी 1 साल भी नहीं हुआ नए लॉ को कानून में इंप्लीमेंट किए हुए, 1 जुलाई 2024 से आया, ये बहुत अच्छा कानून बना है। तेजी से लोगों को इस तरह के जो एक्सटॉर्शन वगैरह के अपराध के जो मुकदमे हैं उनमें न्याय दिलाने के लिए आप देखेंगे थोड़े थोड़े जितना निकट भविष्य में इसका असर दिखने लगेगा। और इस तरह के जो क्रियाकलाप करने वाले लोग हैं, एक्सटॉर्शन वगैरह, धमकियां देने वाले इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को, आप देखेंगे धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। जबरदस्त। सर संजय ठाकुर साहब, इसके पहले कि आप कुछ बोले, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पहली बार देखा गया डावोस में, आसिफ फारूकी साहब सुनने वाली बात है, सुशील व्यास जी आप भी सुने, पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल द डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन इंडिया दे वर हाउस टुगेदर, सबकी स्टॉल साथ साथ में थी। और सबसे बड़ी बात यही कि देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे मुख्यमंत्री जी, जबरदस्त, बिल्कुल एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और उसके अलावा तेलंगाना के डी श्रीधर बाबू साहब, तमिलनाडु के राजा साहब, टी राजा, सेम जेंटलमैन टी राजा, और केरला के मिनिस्टर पी राजीव, yes, all of these guys came together and presented a united face to everybody. I think that is most encouraging, very frankly speaking. Congress, DMK, the communists, all along with the BJP, all together presenting a new face to everybody. And TRR Raja साहब of the DMK, उन्होंने ये कहा कि भारत पावर हाउस है अभी नॉलेज का, और अगर हम लोग यूनाइटेड फेस प्रेजेंट करें तो we can get investment, what God knows how many trillions of dollars in India. We will overtake China if we are able to do it. अब संजय ठाकुर साहब आप बोले प्लीज।
देखिए बजाज साहब, इसके पहले कि मैं आपके अभी के इन प्रश्नों का जवाब दूं, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए सर। आसिफ फारूकी साहब जो कह रहे थे ना, कांग्रेस के जितने लोग हैं इनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये इनकी बात ही यहीं से शुरू होती है। मैं जब अमेरिका गया, मैं जब लंदन गया, मैं जब दुबई गया, दुर्भाग्य से ये लोग देश का काम करने नहीं जाते, देश के खिलाफ काम करने जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे थे कि भारतीय कंपनियां हैं। अरे भाई साहब, आपको फक्र होना चाहिए कि इस समय दुनिया की जो वर्किंग सिस्टम है उसमें इंडिया के जो जितने भी पूंजीपति हैं, इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका अपना मकाम है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोग बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत आज विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है और 2027 में तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। वो कांग्रेस के झूठे और खोखले चेहरे से नहीं हुआ है, वो काम करने से हुआ है। अब आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं आपको कितना याद है, जब इस देश में लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, और वो अभी मैं जो कह रहा हूं ये अभी के बजाज साहब के प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि यही जो एकता की बात थी, नरसिम्हा राव साहब ने लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, इस देश में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, एफडीआई को अलाउ किया गया, वो सारी बातें हुई। 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन प्रोग्रामों को बखूबी अच्छी तरह से बढ़ाया, और ये कोऑर्डिनेशन था कि 94 से 99 के पहले जब उनकी सरकार थी, जब विश्व फोरम पे भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका आया, तो नरसिम्हा राव जी जानते थे कि अगर इस देश का कोई सबसे काबिल इंसान इस समय है तो अटल बिहारी वाजपेयी है। उन्होंने देश की तरफ से उनको भेजा, और उन्होंने बखूबी कांग्रेस का ने भेजा इसलिए नहीं, देश का पक्ष भेजा, देश के लिए गया हूं इसलिए उन्होंने देश का पक्ष बखूबी से पूरी दुनिया के सामने रखा। उसके बाद 99 में जब उनकी सरकार आई, तो 99 से 2004 के बीच में इस देश में उन्होंने इस पूरी दुनिया को बैलेंस करने का, पूरी दुनिया में एक बैलेंस कायम हो, और बिना किसी की परवाह किए उन्होंने एटॉमिक परीक्षण कर दिया, और परीक्षण करने के बाद पूरी दुनिया ने भारत देश पे सैंक्शन लगाए, और पूरी दुनिया की तमाम सैंक्शन के बावजूद भी जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार छोड़ के गए, तो उस समय भारत देश की जीडीपी थी 8.5%। उसके बाद 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार रही। बीच में एक और अमूलचूल परिवर्तन गया, विदेशी कंपनियां जो यहाँ इन्वेस्ट करने आती थी वो यहाँ आए, कमाए और यहाँ से पैसे लेके चले जाएं। जब सरकार आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने उसमें एक और अमेंडमेंट किया कि भाई आप आओ और कमा के पूरा पैसा लेके चले जाओ, वो नहीं चलेगा, इसमें से 38% आपको पैसा इस देश में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये पॉलिसी थी। ये जो नरसिम्हा राव जी ने उनको भेज के बात कही थी, आज ये जो बात है इनको अच्छी नहीं लगती ना बजाज साहब। आज तो संवैधानिक संस्थाओं पे भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वोडाफोन एयरटेल में भारती मित्तल के उस कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो अभी सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देते तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बात करने लगते। तो ये जो गिरावट आई है भारतीय राजनीति में, वो जब से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार के लाडले राहुल गांधी जी के हाथ में गई है, तब से लगातार भारतीय राजनीति में गिरावट, निचले स्तर तक गिरावट चली जा रही है। और ये लोग विदेशों में जाके विदेशों की बात करते हैं, विदेशियों की बात करते हैं, बड़े फक्र से पूछते हैं, संजय भाई आप जानते हो? संजय भाई सब जानते हैं, संजय भाई भी गए हैं इस देश के बाहर, फारूकी साहब, लेकिन संजय भाई को इस बात का कोई फक्र नहीं होता कि संजय भाई लंदन गए, संजय भाई दुबई गए, संजय भाई थाईलैंड चले गए, संजय भाई अमेरिका चले गए। हम इसमें फक्र महसूस नहीं करते। हम जाते हैं कि हमको जानना है दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन कांग्रेसियों की यही तकलीफ है कि उनको इसी की कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अरे भाई तुम दुनिया में गए तो दुनिया की अच्छी चीजों को लाओ ना, दुनिया की बुराई मत लाओ। आपने क्या किया? पाश्चात्य संस्कृति को लाकर परोसने की, भारत की संस्कृति को मारने का काम कर दिया, इसी को बढ़ावा दिया ना आपने। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को बेचने का काम कर दिया आप लोगों ने, नए नए टूल किट बनाकर भारत देश को बदनाम करने का काम किया आपके नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए कृपा करके आप लोग विदेशी उदाहरण न दिया करें। और मुझे फक्र है कि भारत देश के बड़े से बड़े उद्यमी इस समय पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा के बैठे हैं, पूरी दुनिया में व्यापार कर रहे हैं। और जब भी दावोस कोई इंडिया का मीट नहीं है,
वो ग्लोबल मीट है, वहां पे उतने भारतीय क्वालिफाई करते हैं जो जाके दमखम के साथ, और उनके अंदर भारतीयता है, भारत माता के लिए प्रेम है, इसलिए अपने देश के लिए इन्वेस्टमेंट की बात ठाकुर करते हैं। साहब। अपने देश के लिए बात नहीं करेंगे तो किसके लिए बात ठाकुर ठाकुर साहब, द बिजनेस इज देयर। अब कांग्रेस का आरोप है कि किसान यू नॉट डूइंग मच फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए फडणवीस साहब ने 1 रुपी क्रॉप इंश्योरेंस लाया था। इट वाज अ सक्सेस अमंग द फार्मर्स, बट तकलीफें थी। मगर अब मालूम पड़ा कि वो सबसे बड़ा स्कैम बनकर उभरा है सामने। फडणवीस साहब कह रहे थे रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, नोबडी विल गो स्कॉट फ्री, बट 5,000 करोड़ का वहां पर घपला हुआ। और जो आम पीक बीमा। किसान है, किसान को जो बेचारा कभी उसको फैसिलिटी नहीं मिलता, उनको जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, बाकी लोग खा जाते। जैसे परभणी, जलगांव, बीड़, ये सब जगह से करीबन 4 लाख एप्लीकेशन भर के लोग पैसे लूटे। तो देयर इज अ नीड टू एनफोर्स द लॉ। फडणवीस साहब बोलते हैं कोई नहीं बचेगा, कानून अपना काम करेगा, बट there is a lack, there's a big difference between what he says and what is actual farmers relief नहीं मिला है ठाकुर साहब। देखिए नामबियार साहब, मैं आपको बताऊं, अपने पहले टेन्योर में भी फडणवीस साहब ने कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन करके नए नए काम किए थे। फडणवीस साहब, ये तो आरोप लगते रहते, फडणवीस साहब ने एक पानी को, जल को गांव गांव में उसको एक्यूमुलेट करने का, उसका संवर्धन करने का प्रोजेक्ट चलाया, जो सुपर हिट सक्सेसफुल प्रोग्राम साबित हुआ। लेकिन अपोजिशन के लोगों ने हमेशा इसको एक भ्रष्टाचार किया, और जब उद्धव ठाकरे की सरकार रही तो उन्होंने उसको बहाना बना लिया फडणवीस साहब पे कार्रवाई करने के लिए। इन लोगों ने पूरे प्रयत्न किए। आप बताइए, महाराष्ट्र में और देश में किसान, फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में, चाहे जब एकनाथ शिंदे साहब भी थे, यहाँ फार्मर्स के लिए उनके फार्म के अंदर फ्री बिजली के कनेक्शन फार्मर्स को, वहां पे हमने सोलर पैनल लगा के उनको सारे उनके खेतों में, खलिहानों में हमने उनको फ्री बिजली कनेक्शन दे दिया कि उनको उसकी तकलीफें ना हो, वो अपने पैदावार को पानी की कमी की वजह से करने में अक्षम ना हो। पानी तो एक बड़ा संकट था ना महाराष्ट्र में। ऐसे अनेकों, ये पीक बीमा जो फसल योजना की आप बात कर रहे हैं जी, तो इस तरह में देखिए, आप जब भी कोई कार्यक्रम लाते हैं, हर सरकार का कार्यक्रम लाने के पीछे की मंशा ये होती है कि उन जो एक्चुअल यूजर है, एंड यूजर है, उसको उसका लाभ मिले। लेकिन जब कहीं किसी तरह की लीकेज समझ में आती है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको दुरुस्त की जाती है। अब हम ये तो दावा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी सरकार 100% फुल प्रूफ हो सकती है, क्योंकि किसी भी कड़ी की, आप भी इस बात को मानेंगे कि अगर उसकी एक कड़ी खराब हो जाए, कोई एक व्यक्ति अगर कोई गलती कर दे तो पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर जाती है वो चीजें। तो एक चीजें, इस तरह की चीजों, जब भी कोई किसी चीज की तरफ ध्यान आकर्षित होगा, उस पर बखूबी कार्रवाई की जाएगी, और उससे बहुत मैं उम्मीद करता हूं ठाकुर साहब, संजय ठाकुर साहब, इसके पहले कि मैं आसिफ फारूकी साहब के पास जाऊं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें ये जो सो कॉल्ड स्कैमस्टर्स हैं, जिन्होंने कोई 5,000 करोड़ का कुछ गबन किया है, मैं उम्मीद करता हूं सिर्फ इन्हीं के खिलाफ नहीं, देयर विल बी एन ऑडिट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो। क्योंकि जो फार्मर्स हम लोगों को मिले हैं, बार बार शो में भी आए हैं, उनका भाई पीक बीमा हम लोगों ने ले लिया। प्रॉब्लम आती है कि इंश्योरेंस कंपनी का एड्रेस क्या है वो तक मालूम नहीं होता सर, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है वहां पे। इधर से आई नो द मिनिस्ट्री इज लुकिंग आफ्टर इट, आई होप इट हैपेंस वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है फार्मर को, उसमें यह दिया जाता है कि ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन उसको संपर्क करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, फिजिकल प्रेजेंस कोई नहीं है, इट इज ऑल डन ऑन द नेट। तो उसमें बहुत तकलीफ हो जाती है, और जो रिप्लाई आती है वो ऑटोमेटेड रिप्लाई आती है, जिसपे आप उस पर कोई रिप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ वही आता है 8 दिन के अंदर अंदर हम आपको जवाब देंगे, दैट्स इट। फार्मर को ये मालूम नहीं पड़ता। इंटरनेट फैसिलिटीज गांव में जो फार्मर्स बेचारा अवकाल से, दुष्काल से परेशान है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अपलोड कैसे करें, तो थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टीज है वहां पर, which the government should be looking out at faster relief for the farmers. I am sure these are logistical problems which can be solved. There is nothing major about it. कोई principal, कोई fundamental problem नहीं है. These are basic problems which need to be resolved and need to be resolved quickly. आसिफ फारूकी साहब, संजय ठाकुर साहब ने कहा कांग्रेस हमेशा विदेश में जाकर के आप भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और पाश्चात्य संस्कृति यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं।
जैसे आपने पॉटलक की बात करी, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर फारूकी साहब? हाँ नहीं, मैं इनकी तकरीर सुन रहा था, तो संजय भाई की तकरीर जो है वो इमोशनल, आस्था और इन सब चीज़ों पे रहती है। हम चाहते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के दौर में हैं हम, और डेटा से बात करें। जी ये अपने देश में बात कर रहे थे, चलिए छोड़िए अमेरिका लंदन की, छोड़िए, हम अपने देश की बात करें, किसानों की बात करें। जी जो 70% यहाँ पे आज हमारे देश के जितने लोग हैं वो आज गांव घर में रहते हैं और किसान और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। आपको सुन के ताज्जुब होना चाहिए संजय भाई, कि आपकी बीजेपी के दौर में हर घंटे एक फार्मर सुसाइड कर रहा है। बस आप बता दीजिए कि ये डेटा, ये आंकड़ा है, आप मानेंगे नहीं। और अगर नहीं मानते हैं तो जाके चेक कर लीजिए, और अगर मानते हैं तो आपने या आपकी गवर्नमेंट ने या आपकी पार्टी ने या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए क्या समाधान किया है कि इस देश का किसान जो है, हर एक घंटे में एक किसान मर रहा है। आप 30 किसान रोज़ाना सुसाइड कर रहे हैं इस देश के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या आपकी पार्टी के ऊपर कोई जू नहीं देख रही है। महाराष्ट्र के अंदर रोज़ाना 8 किसान तकरीबन एवरेज जो है सुसाइड कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को लेके, अपनी दिक्कतों को लेके, और ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। और एक बात और आपको कंफर्म कर दूं कि ये आंकड़े सुसाइड करते होंगे, कुछ उनके पर्सनल भी प्रॉब्लम होंगे, मैं नहीं बोलता हूँ कि कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट वाले प्रॉब्लम होंगे, लेकिन ये आंकड़े कांग्रेस गवर्नमेंट से बढ़ गए हैं। जिस दौर में दूसरी गवर्नमेंट्स थी उससे बढ़े हुए आंकड़े हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप अपने देश की बात कर रहे हैं, ये सब आप झूठी तकरीरें, डिवाइड एंड रूल, इस किस्म की पॉलिसी करके आप थोड़ी दिन के लिए जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता में रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक आप लोग टिक नहीं पाएंगे अगर आंकड़े सही जनता को समझ में आने लगेगा तो। फारूकी साहब, आप कहते हैं आंकड़ा, बीजेपी, मोदी साहब और बीजेपी ने आंकड़ा दिया। जब आपसे टेक ओवर किया 74 एयरपोर्ट था, अब 150 एयरपोर्ट बना दिया। मेट्रो सिटीज मनमोहन सिंह जी दिए 5 सिटी में थे, आज 21 सिटीज में मेट्रो लाइन चल रहा है। हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत 50 रूट में चल रहा है। 136 वंदे भारत ट्रेन चल रहा है। ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। मोबाइल करीबन $20 बिलियन का एक्सपोर्ट। तो ये आंकड़े गिना रहे, मगर उनका कहना है कि राहुल गांधी जी एक ही चीज, पहले देश के बाहर जाके देश को अपमानित करता था, देश के अंदर बैठ के इंडियन स्टेट से मैं फाइट कर रहा हूं। तो ये क्या जरूरी है टू बी एन एंटी इंडियन स्टेट? जो कहा कि आई एम फाइटिंग इन इंडियन स्टेट, कितना सच्चाई है इसमें? इज इट नेसेसरी टू? डेवलपमेंट हो रहा है, देयर इज नो डाउट। तो क्या आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट ना हो? क्या कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में डेवलपमेंट नहीं हुआ? सन 47 के अंदर किस हाल में इस देश को आपने लिया था? जिस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस देश को संभाला है सन 47 से लेके आज तक, तो क्या ये 10 सालों के अंदर खाली डेवलपमेंट हुआ? इस किस्म की बेकार बातों से मुझको लगता है कि हम लोग को गुरेज करना चाहिए। ये फाउंडेशन इतनी मजबूत बनाई है पास की गवर्नमेंट ने, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये 10 सालों के अंदर, जैसे किसी ने, इनके बीजेपी के किसी नेता ने कहा कि हमको तो जब से राम का मंदिर बना है उस वक्त से हमको आज़ादी आई है। तो हमको लगता है कि ये लोगों के दिमाग के अंदर जो है एक गलत किस्म का कीड़ा है जो इनको गलत बातों के ऊपर उकसाता है। ये लोग सच्चाई से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। आज तरक्की का दौर है, हर देश जो है अपने आप को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहा है, और कांग्रेस की बेस इतना मजबूत था, कांग्रेस उनके मुकाबले में मजबूती दी थी। उस वजह से आज की गवर्नमेंट को वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, जिसकी वजह से आज सारे नेटवर्क वो कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई हम लोग किसी जंगल राज में थे और बिल्कुल अभी 10 साल पहले 2014 में आज़ाद हुए हैं। तो ये बोलना कि भाई ये इतने नेटवर्क बने, और आप उससे पहले के डेटा उठा के देख लीजिए कि हम लोगों ने कितनी तरक्कियाँ की हैं, और देश ने काफ़ी आगे बढ़ के, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारा एजुकेशन सिस्टम, बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत मजबूत था सर। जी मजबूत है, फाउंडेशन तो ले किया गया ना। हर चीज अगर उसकी नींव मजबूत होती है तो लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखें फारूकी साहब, जैसे आप हैं, आप क्या मोदी जी की तारीफ करेंगे कि मोदी जी ने जिस प्रकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया, आपने तो आज तक कभी तारीफ नहीं करी।
तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट, आप कैसे अपेक्षा रख सकते नहीं सर, हैं कि अभी सामने वाले भी आपकी तारीफ डेटा करें? नहीं है, वो नहीं है सर हर ताली दोनों हाथ से बसती है ना, आप भी तारीफ करें वो भी करेंगे सर। आसिफ फारूकी साहब को राम मंदिर बनने सर संजय ठाकुर साहब एक सेकंड सर, नहीं एक नहीं सेकंड, सर हम लोग नहीं, वो ऐसे नहीं है, फारूकी साहब ऐसे वाले नहीं। लोग हैं, उसका जिक्र कर हमको दिया ना। हमको तो देखिए वो सर मोहन भागवत जी ने बोला तो आसिफ बोल रहे हैं। फारूकी साहब नहीं, आपने नहीं, सर, जिक्र हम- कर दिया। सर, दूसरी हम चीज आपको है- एक और बात बता दें, इस्लाम में ये है कि अगर एक जान जा रही है तो आपको हराम चीज भी हलाल जायज हो जाती है। जी, तो उसमें लेकिन- इतनी लेकिन- जाने जा लेकिन- रही थी, एक मस्जिद चली गई, कोई उसका हमको गम नहीं लेकिन है। फारूकी साहब, जी फारूकी साहब जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी ने 2014 में आकर के ये प्रॉमिस किया था कि मैं OROP लागू करूंगा, वन रैंक वन पेंशन, जो कि आदरणीय सम्माननीय इंदिरा जी ने 1973 में खत्म किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी की दाद देता हूं, मैं बड़ा प्रशंसनीय बिहेवियर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर मैं उनसे एग्री नहीं करता हूं, आई डोंट एग्री विद द बीजेपी, ये बात बार बार बोलनी चाहिए। 1971 वॉर को जिताने का इनाम कांग्रेस सरकार ने भारतीय फौज को यह दिया कि आपने OROP बंद कर दिया फिफ्थ पे कमीशन द्वारा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत बड़े एक कश्मीरी ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे जो चेयरमैन थे फिफ्थ पे कमीशन के। लेट मी नॉट गेट इनटू दैट सर। OROP अप टिल द ब्रिगेडियर लेवल वाज फिनिश्ड, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तक रखा, यानी अगर कुछ हो जाए फौज में तो ये लोग संभाल लेंगे, और उन्होंने संभाला। सर आपको मालूम है हाउ मच वाज अ ब्रिगेडियर गेटिंग हिज पेंशन आफ्टर 30 years of service? Sir, 8,500 rupees, 8,200 rupees. Let me tell you this, it is only after the coming of Modi ji, और OROP अभी भी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ 65-68% इंप्लीमेंट हुआ है, कि एक रिस्पेक्टेबिलिटी आई, इज्जत से हमारे जो फौजी हैं वो जी पाए। सर 3,000 रुपए के अंदर जवान को आप बोल रहे थे कि आप अपना गुजारा करो, आज जाकर के उसको 15,000 की आप पेंशन दे रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। तो आपको तारीफ करनी चाहिए ना सर इसकी, मुझे ऐसा लगता है फारूकी साहब। अब आप बताएं व्यास जी, जो बात फारूकी साहब ने कही वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे ज्यादा सुसाइड्स अकॉर्डिंग टू द NCRB डेटा, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो डेटा, विच इज अ विंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 38% सुसाइड्स महाराष्ट्र से हो रही हैं। और यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों लोग जरा सुने। कौन से वो स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सुसाइड नहीं होती हैं? देयर आर नो फार्मर सुसाइड्स। वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, जीरो सुसाइड्स। मे बी वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। व्यास साहब अब आप बोलें सर। नहीं बजाज जी, कोई भी हमारा अन्नदाता किसान अगर कठिन परिस्थितियों में इतना एक्सट्रीम निर्णय लेकर के अपने जीवन को त्यागता है तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और वो चाहे सरकार किसी भी दल की हो, और न तो ये कोई वर्तमान सरकार या इसके पूर्ववर्ती सरकार, ये आप जो कह रहे हैं ओवर द ईयर, चाहे मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि Sir, since सरकार नहीं हो गया। 1972, That's what I'm saying. There were so Since many 1972. parties those who have ruled in Yes. during this period. Yes, quite so true. we are not naming any single party as such. That's right. तो ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां ऐसी रही किसानों के साथ कि उनको ये अंतिम निर्णय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अपने जीवन को अंत करने का लेना पड़ा। वो स्थितियां सुधरनी चाहिए लगातार। मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार, सभी सरकारों ने अपना ईमानदारी से प्रयत्न किया है कि इन स्थितियों को सुधारें, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं, उनको ज्यादा सुविधाएं मिले, उनको जो कुछ भी हम योगदान हम सरकार के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हो, वो करने की कोशिश हर सरकार ने की है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो आप कह रहे हैं वो स्थितियां कुछ राज्यों में अभी तक पूरी रूप से नहीं सुधर पाई है जो सुधरनी चाहिए। और उसके लिए हम आपकी बात से और आपके पीड़ा से और आपके दुख से बिल्कुल सहमत है फारूकी साहब जो कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए ओवर द पीरियड जितनी भी पार्टियां, जितने भी सरकारें आई, वो सामूहिक रूप से अगर आप कहोगे तो जिम्मेदार है। अन्यथा वो भी, उन्होंने भी अपना ईमानदारी से प्रयत्न किया, लेकिन समस्या इतनी विकट थी कि उसको सामना करते करते, उसका हल निकालते निकालते शायद वो समय बीतता गया। और मैं समझता हूँ जितनी विकट समस्या आज से 10 साल पहले इस मामले में थी, किसानों की आत्महत्या के मामले में, शायद वो अब नहीं है। और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में धीरे धीरे उसको, चूंकि अब समस्या सामने आ गई, उसका निदान हो रहा है, उसका रास्ता निकाला जा रहा है विभिन्न रास्तों से, तो हमें आशा और विश्वास रखने चाहिए कि निकट भविष्य में इस दुखद स्थिति से भी हम उभरेंगे।
आई वांट टू आस्क यू व्यास साहब, एकनाथ शिंदे जी ने मेहनत से जबरदस्त तरीके से पूरे देश ने देखा किस प्रकार से जाकर वोट शेयर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा लोकसभा में शिवसेना यानी ओरिजिनल सेना योर्स, यू इंक्रीज द वोट शेयर बाय 2 लाख वोट्स, और विधानसभा में आपने मेहनत से एकनाथ शिंदे पूरे शिंदे जी और सब लोग ने मेहनत कर 15 लाख वोटर्स इंक्रीज आपने किया। एकनाथ शिंदे जी का बयान है विधानसभा इलेक्शन में, मैसिव जंप विनिंग 57। बट बेनती नाना पाटोले जी डिफर्स। नाना पाटोले जी कल पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं कि ये सब फर्जी है, ये पूरे जो इंक्रीज हो गए वोटर्स के, दैट इज टोटली वॉइड, इलीगल तरीके से आपने किया है। और पूरे कांग्रेस कल पूरे महाराष्ट्र में एक मूवमेंट चला रहे अगेंस्ट ईवीएम, अगेंस्ट दिस एंटायर जो कल तक फ्रॉडलेंट तरीके से आपने जो जीत हासिल की है। व्यास जी, नाना पटोले जी अगर ये ईवीएम के बारे में मूवमेंट 4 जून के लोकसभा के नतीजों के बाद चलाते तो शायद उनकी ईमानदारी पे और उनके प्रामाणिकता पे कोई शक नहीं करता। और अगर वो बात कर रहे हैं अभी, तो गोंदिया के जिस साकोली सीट से वो बिल्कुल 200-250 वोट से जीत के आए हैं, तो वो वहां की जनता से पूछिए कि वो जो उनका पिछला 19 का लीड था उसको ये 200-250 तक क्यों ले आए। वो उन्होंने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही निभाई है या नहीं निभाई है। तो ये उनको आत्मचिंतन करना चाहिए बजाय संवैधानिक संस्थाओं द्वारा। अब तो फिर अगर वो जाके आंदोलन हैदराबाद और तेलंगाना में क्यों नहीं करते, वो आंदोलन बेंगलुरु और कर्नाटक में क्यों नहीं करते, वो आंदोलन हिमाचल प्रदेश में शिमला में जाके क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां वो जीते। अरे भाई ईवीएम तो सब जगह एक ही है, और ईवीएम बनाने वाली मशीनें भारत किसी बीजेपी या शिवसेना की इंटरप्रेन्योर्स की नहीं है, वो भारत सरकार की ओन्ड कंपनी है, बीपीसीएल है या एचसीएल है। तो वो सबको सर्वविदित है। तो इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं में और जो हमारे चुनाव की प्रक्रिया है उसके ऊपर जनता के विश्वास को तोड़ना, उसको कमजोर करने की बात करना, उस समय जब आप हार रहे हो, और जब आप जून में क्यों नहीं किए, ये जब आपको 31 सीट 48 में से मिली तब आपने ये ईवीएम की बात क्यों नहीं रखी। तब मशीनें तो वही थी, वही मशीनें महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के कस्टडी में थी, और उसको रैंडम तरीके से 288 विधानसभाओं में भेजा गया। तो मशीनें कोई नई नहीं आई है, मशीनें वो की वही है, जो चुनाव की प्रक्रिया को जानता है वो जानता है। और उसकी एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग हुई है, उसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया। तो उस समय आपने अपने प्रतिनिधि को क्यों नहीं भेजा? आपका इलेक्शन एजेंट क्या कर रहा था, आपका पोलिंग एजेंट क्या कर रहा था? ये तमाम चीजें का जवाब पहले दो, आंदोलन फिर बाद में करो। जी दुरुस्त बात है। और यहाँ पे मैं संजय ठाकुर साहब से पूछना चाहता हूँ कि बार बार ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठता है, और इसके बारे में मैं कांग्रेस के हमारे जितने भी मित्र हैं, भले दिल्ली में हो, यहाँ पर हो, हर जगह पर हो, पंजाब में हो, मध्य प्रदेश में हो, बहुत राजस्थान में हो, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे। उनका भैया देखो, अगर मान लीजिए ईवीएम मैनिपुलेट हो जाता सपोज, तो बीजेपी को तो मतलब 400 सीट 400 पार ले आते लोकसभा में। प्रॉब्लम क्या है? 350 तो ले आते। अरे चलो मेरी ही प्रेडिक्शन ठीक कर देते आप संजय ठाकुर साहब, 325 लेकर के आ जाते, ईवीएम के द्वारा ही लेकर के आ जाते। मुझको भी गलत साबित कर दिया आपने सबके सामने। तो मेरा ये कहना है कि यार अगर ईवीएम को मैनिपुलेट करना था लोकसभा में कर लेते, काहे को नहीं किया? अब आप बताएं ठाकुर साहब, गलती आपकी है, बोलिए। देखिए बजाज साहब जी, बहुत ही ईवीएम के प्रश्न का बहुत ही सुंदर जवाब सुशील व्यास साहब ने दिया जी। मतलब इससे ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जवाब हो ही नहीं सकता। और आपके इसी शो पे मैंने कहा है, चलिए किसी की प्रेडिक्शन न सच कराते बजाज साहब, कम से कम हम अपने लिए 272-75 तो कर ही लेते। करेक्ट। जो ये खुशी मनाते हैं रोज ये लोग कि आज नीतीश कुमार भाग रहे हैं, कल चंद्रबाबू नायडू भाग रहे हैं, जो जिस मुगालते में जीते रहते हैं ये लोग, तो अगर ईवीएम में ऐसी कोई बात होती तो कम से कम 272-75 तो कर ही लेते हम लोग। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि इन लोगों का इंटरेस्ट इस देश में एक गलत नैरेटिव तैयार करना है, इन लोगों को इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को शक के घेरे में लाना है, इन लोगों को अफवाहें उड़ा के इस देश में दंगे करवाने हैं। आप नहीं समझ रहे ये लोग क्या चाहते हैं। आज मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ बजाज साहब जी, कि ओवैसी का एक लफंगा जब ये कहता है ना कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो दूसरी पार्टियों के जो नेता कहते हैं ना कि 15 सेकंड दे दो, 20 सेकंड दे दो, सब बकवास है। ये हकीकत है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो सच में इतना बड़ा नरसंहार हो जाएगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इस स्तर पे इस देश में माहौल खराब किया जा रहा है, हथियार जमा किए जा रहे हैं, इस तरह के नैरेटिव ही। आपके अमरावती में दंगा हुआ, आप जानते हैं बजाज साहब जी,
एक माइनॉरिटी इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, इतने हथियार निकले कि रूह कांप गई सबकी। तो जो देखिए इस देश के माहौल को खराब करने का अगर कोई काम कर रहा है तो सत्ता के बिना जल बिन मछली की तरह तड़प रही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के युवराज, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हिंदू मुसलमानों के दिलों को बांटने का काम बीजेपी बिल्कुल नहीं कर रही है। बीजेपी अगर ऐसा करती तो सबका साथ सबके विकास के नारे पे काम ही नहीं करती। बीजेपी अगर ऐसा सोचती तो मुस्लिम भाइयों के नौजवान बच्चों को उनके मदरसों में कंप्यूटर और लैपटॉप देने की बात न करती। उनको दुनियावी जिंदगी में भी सफलता मिले, क्या एजुकेशन मिले, उसकी बात ना करती। उनको कहती कि ये दीनी तालीम ले रहे हैं, इसी में मस्त रहे, इनको दुनियावी तालीम से क्या लेना देना है। बीजेपी अगर ऐसी गंदी सोच रखती तो बीजेपी हमारे देश के मुसलमान भाइयों को जो गरीब है ना उनको राशन देती, न उनको मकान देती। लेकिन कोई भी एक भी मुस्लिम पार्टी का नेता भी, किसी भी पार्टी का मुस्लिम नेता भी इस बात की शिकायत नहीं कर सकता कि बीजेपी ने कहीं भी मुसलमान वर्ग के भाइयों के साथ कोई दो आंख की है, उनको किसी योजना का लाभ नहीं दिया है। हम ऐसा बिल्कुल चाहते नहीं। हम तो इस देश को एक सूत्र में पिरोकर इस देश की मजबूती को, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन शर्त हमारी एक है कि जो भारत में रहता है वो भारत की बात करे। जो भारत की बात करने वाला मुसलमान है उसका खून और मेरे खून में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो भारत में हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढ रहे हैं, उसके खिलाफ अगर कोई बात करे तो कर रहे हैं। क्या साहब क्या बात कर रहे हैं? ठाकुर साहब आज खड़गे साहब ने कहा कि 17 दिसंबर को जो अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, आज तक कोई माफी अब तक नहीं मांगा। अंबेडकर जी का अपमान हुआ था, पूरा देश ने देखा था। उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने कहा कि महात्मा गांधी को लोग पिक्चर जो था गांधी पिक्चर के बाद जानने लगा, तो बोले वो भी महात्मा गांधी का अपमान है। संविधान का अपमान आप करते रहते हो हमेशा, राहुल गांधी जी का कहना है। तो ये तीनों चीज लेकर एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा है। अंबेडकर, जय भीम, जय संविधान और जय बापू। तो एक मुकाबला कैसे करोगे? अपमान तो हुआ है, डेट तो दे रहे हैं, डेट के हिसाब से। ऐसा है इंटेंशनली कोई अपमान का प्रश्न ही नहीं उठता, पहली चीज। दूसरी चीज, इस नैरेटिव का झूठा जो प्रचार, मैंने क्यों कहा इस देश का माहौल खराब कर रहे हैं लोग। झूठा प्रचार करना संविधान अरे जिसके 2500 उदाहरण है कि संविधान बार बार बदला है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मनमाने ढंग से बदलती रही है, वो कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है कि संविधान बदल देंगे, यही झूठा नैरेटिव। और उसी नैरेटिव का फायदा हुआ जब इनको 2024 के चुनाव में ये तो संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए इनका झूठा रोना है। ये खुद भी जानते हैं कि ईवीएम का कोई बवाल नहीं है, लेकिन इनको इस देश में माहौल खराब करना है। उस नैरेटिव का इनको जो 2024 में फायदा हुआ है, फिर से उसी तरह का एक गंदा नैरेटिव, झूठा नैरेटिव तैयार करके ये आने वाले चुनाव में उसका लाभ लेना चाहते हैं। ये टूल किट पे काम कर रहे हैं, इसलिए ये करेंगे, ये इसी तरह से करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से 2024 की पार्लियामेंट के चुनाव के बाद 2024 के असेंबली इलेक्शंस में महाराष्ट्र की जनता ने इनके नैरेटिव को, झूठे नैरेटिव को समझ लिया और इनके मुंह पे तमाचा जड़ दिया इतना हैवी मैंडेट देके। वैसे ही अगले आने वाले प्रदेशों में भी इस देश की जनता इनके इन खतरनाक इरादों को भांप गई है और इनका माकूल जवाब इनको देगी। आसिफ फारूकी साहब। सर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? हर मस्जिद संभल में पौराणिक आप पाकिस्तान, लेकिन आसिफ फारूकी आप मंदिर की बात मत करिए। आपने पहले इस डिबेट में राम मंदिर ला दिया। मैं जानता हूँ आपके मन में दर्द है राम मंदिर बनने का, तो आप वहाँ पहले राम मंदिर था तो आप बंद कीजिए ये सब बातें। और संभल की बात कर रहे हो ना, तो ढूंढेंगे संभल में। हाँ, आप बंद कीजिए ये सब बकवास बातें। क्यों नहीं कह सकते कि क्या वापी में तुम्हारा मंदिर ले लो? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरी कौमों को? वहाँ जाके आपके पट्टी बांधे हुए हैं, अकल है? हाथ की पट्टी तुम लोग बांधे हो। लेकिन संजय ठाकुर साहब, नहीं खाता है बेबाकी की तरीके से। संजय ठाकुर साहब, मोहन भागवत जी ने तो कहा है वो काम नहीं होगा। लेकिन संजय ठाकुर साहब, फिर आप क्लेम मत कीजिए, आप क्लेम मत कीजिए कि आप दूसरी कौमों हम मंदिर में ढूंढे, सबका साथ सबका विकास आप नहीं इतना बड़ा करते। दिल है, अगर इतने बड़े ईमानदार हो, इतने बड़े राष्ट्रभक्त हो, तो छोड़ दो ना मथुरा काशी। लेकिन नहीं छोड़ सकते तुम। तुम्हारा दर्द तो अभी भी छलक गया। तुम कह रहे हो कि राम मंदिर नहीं, आप
आपको? आप जितना जो है जो अभी चाहे इस वो डिबेट करें, में राम मंदिर क्यों लाया आपने? आप जितना चाहे वो इस डिबेट करें, में आपने राम मंदिर लाया क्यों? आप आपकी खोद हिम्मत खोद के कैसे हुई निकाल राम मंदिर लाने लीजिए की? साहब। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी हिम्मत कैसे हुई राम मंदिर लाने की? क्यों सर? ये राम देश मंदिर का के डिबेट नहीं नागरिक करना हैं, जो भी बोल सकते हैं। अरे नहीं नहीं, आप जो चाहिए वो बोल दें। आप नहीं, अब मैंने डराएंगे बिल्कुल कुछ मुझको। नहीं कहा। नहीं नहीं, मैं आप मुझको मुसलमान भाइयों के डराएंगे, फला बहबूद की आप बात कर रहा डराएंगे, हूँ। अब हिम्मत मैं की बात मुसलमान करेंगे। भाइयों के मुस्तकबिल की हकीकत बात सुनने कर की रहा हूँ। आपकी मैंने हिम्मत किसी नहीं है मुसलमान भाई के और आप खिलाफ, मैं डराएंगे। मुसलमान भाई के धर्म के बारे में आप कोई नेगेटिव आपको हकीकत सुनने की हिम्मत नहीं है। आप हम हकीकत हकीकत आपसे ज्यादा मुंह जानते हैं। चिढ़ाएंगे और हम आप मुझको हकीकत थ्रेट आपसे करेंगे। ज्यादा लेकिन जानते आसिफ हैं। फारूकी साहब, हम संजय ठाकुर हकीकत साहब, एक आपसे मिनट। ज्यादा करेंगे। जानते हैं। हम अरे सुनिए, हकीकत आपसे जब ज्यादा आप जानते हैं। संजय ठाकुर साहब, एक तो सेकंड सुनने की भी प्लीज। ताकत आप रखिए। लोग संजय ठाकुर साहब, अगर मुसलमान आपकी इजाजत हो। की दलाली करने वाले लोग हो। सर, अगर आप आपकी लोगों को इजाजत हो। मुसलमानों के मुस्तकबिल से, मुसलमानों के फला बहबूद से कोई लेना देना नहीं। जी जी जी, आप बिल्कुल लोग खाली बिल्कुल। उनकी वोट की दलाली करने वाले दलाल हो। एक मिनट सर, संजय ठाकुर साहब, एक मिनट। आसिफ फारूकी साहब, ये आर्ग्यूमेंट सामने से आती है हमेशा कांग्रेस को लेकर के कि भैया काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मस्थान जो है सर, उसका तो पूरा पुरावा है ना, किसने कब डिमोलिश किया, कैसे किया, क्या किया। उसके पहले का भी पुरावा है। तो सर बादशाह अकबर के जमाने में राजा मान सिंह को बादशाह अकबर ने शाही खजाने से न जाने कितनी, मतलब तकरीबन 1 लाख अशरफियां दी थी कि वो जो उसके काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास जो सोने की रेलिंग है वो बनाई जाए। औरंगजेब ने उसको भी तोड़वा दिया। उसका तो फरमान है सर, एंड इट इज देयर, इट्स ऑन रिकॉर्ड। सर देखिए, बादशाह अकबर ने जिसके लिए डोनेशन दिया उसको औरंगजेब ने डिमोलिश कराया। नंबर 2, एज फार एज कृष्ण जन्मस्थान इज कंसर्न, महाराजा जय सिंह ने क्योंकि वहां पे 3 मंजिला 3.5 मंजिला वहां पर मंदिर बना दिया, इसलिए उसको डिमोलिश करा करके वहां पे ईदगाह बना दिया। ऊपर ईदगाह है, नीचे मंदिर है। सर आप मुझे बताइए, आपको लगता नहीं है कि माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा पूरे के पूरे देश में अगर आज हमारे मुसलमान भाई ये कह दें कि यार देखो ये दोनों साइड जो है आपकी, या यहाँ तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, नापाक है ये तो। थैंक यू वेरी मच। ये मुसलमान भाई कोई एक अकेले आसिफ फारूकी या कोई 4 लोग नहीं है सर, ये बड़ा सर एक आदमी से शुरुआत होती है, आप तो शुरू करें सर, आप तो शुरू करें। आप एक बात सुन लीजिए, पहली बोलिए बात सर, सुन लीजिए। बोलिए। आप मुसलमानों के पीछे भी जाएंगे तो बहुत से मुसलमानों में आपके उनके पुरखे जो है वो हिंदू मिलेंगे, तो क्या मतलब आप उनको हिंदू कन्वर्ट कर देंगे? अगर वो करना चाहें तो, अगर कन्वर्ट होना चाहें तो हो जाइए। हाँ, वो बनना चाहे बिल्कुल जाए जी, ऐसी क्या बात जो है। अगर मैं आज मुसलमान बनना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है मुझको क्या? जो भी रिलीजियस प्लेस जैसी रहेगी वो उसको इंटैक्ट रहेगी, तो आप उसमें छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं सर? आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? आप कौन सी मस्जिद मंदिर को प्रूव करते बैठेंगे? कहाँ से आप प्रूफ लेके आएंगे? तो जब हम सत्ता में होंगे तब भी उसकी बात नहीं करेंगे, आप ये चाहते हैं? हाँ, आप सन 47 की वो का बातें नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, आप कानून का उल्लंघन करेंगे, आप चले जाएंगे मुगल में, अकबर बादशाह और शाहजहां के दौर में चले जाएंगे, खिलजी के दौर में चले जाएंगे। इसी तरीके से आप लड़ेंगे और लड़ाना चाहते हैं। आप अपना सन 47 के कानून को नहीं मानेंगे। इस देश में जब चोर चक्के लुटेरे आए और आपके पुरखों ने मिलकर जंग जीती है, एक तीसरे से जंग जीती है, इस मुल्क को आजाद कराया है, वो बात आप नहीं मानेंगे और आप जाके पीछे चले जाएंगे। ये आपका नैरेटिव है सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1947 के बाद सर लेट्स एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स ना, अपने दर्शकों को बता दें सर, फारूकी साहब और संजय ठाकुर और सुशील व्यास जी तो कभी किसी को इंटरप्ट करते नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन एक सुशील व्यास जी, कानूनन मैं अगर ठीक बोल रहा हूं, आप जरा उसमें सुधार कर दें, प्रदीप जी सुधार कर दें। 1947 के बाद 1952 में यह तय हुआ था कि एक जगह को छोड़ करके, सोमनाथ मंदिर को छोड़ करके, विच वॉज परमिटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि यहां सोमनाथ मंदिर बनना चाहिए, और उसके बाद वो सोमनाथ मंदिर बना। बट ऑल अदर रिलीजियस प्लेसेस वुड रिमेन ऑन एन एज इज वेयर इज बेसिस। ये हुआ था सर। तो आपके मुताबिक फारूकी साहब, दैट सेम लॉ शुड अप्लाई इवन नाउ, दैट्स व्हाट यू से। करेक्ट, राइट। संजय ठाकुर साहब, यू डोंट एग्री, इज दैट राइट? बोलिए सर। इसीलिए हम संविधान बचा रहे हैं सर। एग्री होने का नहीं है जी, इसीलिए हम संविधान बचा रहे हैं सर। किन लोगों ने वो किया था? कौन लोग थे उस समय ये करने वाले लोग? सर एवरीबडी नोज दैट, लेकिन अब तो आजाद हो गए ना सर हम किन लोग। लोगों ने किया था सर अब तो आजाद हो गए ना, हर एक को मालूम है ना किसने किया। सर वो किससे बात छुपी है? अब संजय ठाकुर साहब अपना कानून लिखेंगे
तभी मानेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, इसीलिए बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं है। संविधान बचा रहे सुशील हैं। व्यास साहब, आप बताएं। बिल्कुल यही ऐसा नहीं संविधान व्यास साहब इज द वॉइस ऑफ बिल्कुल रीजन। ऐसा नहीं हमारा है। नेता यही बोल रहा है। सुशील व्यास साहब इज द वॉइस ऑफ कानून रीजन। लिखेंगे। हमारा नेता तो बोलेगा ही ना। एक मिनट सर, ठाकुर साहब व्यास साहब को बोलने दे। फारूकी साहब, सुशील व्यास साहब हैज ऑलवेज बीन द वॉइस ऑफ रीजन। सर आपको लगता नहीं है, आपको लगता नहीं है कि ये मधुमक्खी के छत्ते के अंदर आप हाथ डाल रहे हैं? मतलब ये सर, अगर बड़े प्यार से मोहब्बत से सब कुछ हो जाए तो अच्छा है। नहीं सर, हम लोग मोहब्बत वाले ही हैं। जी व्यास साहब आप बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है जी। कि इस देश में भारतीय संविधान है जिसकी आर्टिकल 14 है, 14, जी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ। दैट्स राइट। एंड देन वी गो टू आर्टिकल 19, जहां पे आपको किसी भी आस्था के हिसाब से अपना धर्म वगैरह पालन करने का अधिकार है। एंड 25, फिर आप डोंट फॉरगेट 25। आई एम कमिंग देयर। जी। देन 25, देन 30। Yes. आप अपने आस्था के अनुसार इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, जिसको जी, माइनॉरिटी जी, इंस्टीट्यूशन जी, का 30A में भी दर्जा दिया गया। जी। तो इन तमाम चीजों का पालन अगर हम विधिवत रूप से टेक्निकली, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली कर लेंगे तो ये सारे विवाद होंगे नहीं जो मैं पिछले 12 मिनट से सुन रहा था। क्योंकि आस्था क्या कहती है, उसको एक ठोस आधार बहुत अच्छे, मांगती है। बहुत अच्छे। जैसे जैसे आपने कहा, मथुरा के नीचे अगर कुछ है, अगर उसकी तहकीकात करके वो पता लगता है तो सिर्फ दोनों दलों को उसको मान लेना चाहिए जी। और कह देना चाहिए कि भाई ये वही स्थिति मैं है। बोल रहा हूँ कि शराफत से कर लो यार, है, मोहब्बत से कर उसमें- लो। उसमें किसी किंतु परंतु की जरूरत नहीं। नहीं। भारत का संविधान, लेकिन सवाल है कि 1975 में जिस दल ने भारत के संविधान से खिलवाड़ किया और 1980 में 356 आर्टिकल का उपयोग करके बिना वजह 7-8 राज्यों के सरकारों को भंग किया, वो नहीं समझ पाएंगे कि संविधान क्या है। संविधान की मूल भावना यही है कि सबको एक साथ रहना है, इकट्ठे रहना है, सामूहिक रूप से इस देश का विकास करना है। लेकिन वो करते करते समय हमें आर्टिकल 25, 30, 30A, 19 और 14 को सच्चे मायने में, सच्चे पर्सपेक्टिव में समझना है। और सच्चे पर्सपेक्टिव में हम समझ लेंगे तो वो है देश का प्यार, देश में शांति, देश की एकता और यथार्थ को जानना और उसको मानना। लेकिन प्रदीप जी, सुशील व्यास जी ने जो बोला उसका मेन पॉइंट प्रदीप जी शायद आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको बता दूं, एक सेकंड सर, उन्होंने हम पर व्यंग कसा। सुशील व्यास जी ने कहा कि मैं पिछले 11.5 मिनट से सुन रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ कि 11.5 मिनट से आप मेरी तरफ नहीं आए। सर, माय अपॉलॉजीज, बट द डिस्कशन व्हिच वाज टेकिंग प्लेस वाज सो इंटरेस्टिंग, आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट एनीबॉडी। That means you, in case there is no amicable solution, this government of the day might come up with another law, Thakur Sahab. You will come up with another law to see that this Places of Worship Act, yes, so all these things are excluded from there. At least 4 or 5 of them. देखिए ऐसा है बजाज साहब जी, कि सुशील व्यास साहब ने जैसे बहुत ही सिस्टमेटिकली समझाया आपको, क्या इस देश में 42वां 44वां संशोधन करके इस देश में जो सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया, उसके पहले ये देश सेकुलर नहीं था क्या जरूरत थी ये सब करने की? इस देश में आपके खिलाफ कोर्ट आदेश दे दे और आप कोर्ट को ही ना माने, पूरी जुडिशरी को, सिस्टम को समाप्त कर दे, नष्ट कर दे। इस देश में आपको किसी की आवाज नहीं सुननी, आप इमरजेंसी लगा दे और सारे लोगों को उठा के जेल में डाल दें। वो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं और आप कहते हैं कि उन लोगों की बात सुनी जाए। तो ये इस काबिल है क्या कि इनकी बात सुनी जाए? ठाकुर साहब एक और छोटी सी आज चीज यही बोलूं। ये दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने संविधान की रक्षा की है वो लोग संविधान बदलना चाहते हैं। जी, तो ठाकुर साहब एक छोटी सी बात मैं आगे, आप जो सेकंड पार्ट आपने बोला वो तो खैर नहीं हुआ। जो आपने सेकंड पार्ट बोला ना कि जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे, जितने भी जर्नलिस्ट थे, उसमें हमारे भी बहुत रिश्तेदार थे, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उस वक्त भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनसंघ और आरएसएस के प्रति जिसकी भी जरा भी सहानुभूति थी उसको उठा के जेल में डाला गया। और तो और छोड़िए सर, और तो और छोड़िए, जिनके रिश्तेदार, ये भी मैं आपको बता दूं, और कभी आप मिलेंगे तो मैं आई गिव यू डिटेल्स, जिनके रिश्तेदार फौज में थे ना सर, उनके अगर भाई या कोई और या कोई क्लोज रिलेटिव अगर वो किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के साथ कनेक्टेड थे, आपको मालूम है उनकी प्रमोशन रोक दी गई। ये भी बता दूं आपको, प्रमोशन रोक दी गई। Orders had come for promotion, they were brought, they were asked to be taken back. Even this had happened. But I would like to ask you one small question, sir. ये सब नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली की प्रशासकीय व्यवस्था को लेकर के, जहां पर कहा कि गवर्नर यानी होम मिनिस्ट्री का हस्तक्षेप सिर्फ 3 जगह पर रहेगा।
उस ऑर्डर के खिलाफ आपने ऑर्डिनेंस पास की, और फिर क्योंकि आपकी मेजॉरिटी थी, आपने भी वही किया जो इंदिरा जी ने किया 1975 में। आपने एक कानून पास कर दिया कि जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, इट्स ओनली अ सिंबॉलिक गवर्नमेंट, कुछ है ही नहीं। तो आप में और उनमें क्या फर्क है? संजय ठाकुर साहब बताइए। फर्क ये है बजाज साहब, कि आपने जेल में नहीं डाला, जेल में भी डाल दिया वैसे दूसरे केस फर्क में। ये है कि हमने आर्बिट्रली कोई चीज नहीं किया। हमने आर्बिट्रली कोई चीज नहीं किया है, जो भी किया है संविधान के दायरे में किया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जब हम बातों को करते हैं ना, हमारा लक्ष्य बड़ा है बजाज साहब। इतने सालों से अभी कंपैरेटिव, अभी प्रदीप नामबियार साहब कंपैरेटिव हिस्ट्री और डेटा दे रहे थे कि 65 साल बनाम 10 साल का डेवलपमेंट का, तो उसको भी क्वेश्चन मार्क कर दिया गया जी। कि बड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नींव थी, तो इतनी मजबूत नींव थी कि 65 साल में उतना ही कर पाए थे, तो 10 साल में उसका डबल से भी ज्यादा कर दिया। इसकी कोई क्रेडिट नहीं देनी आपको। तो ये जिस तरह के लोग हैं, इन लोगों से देश को, इनके हाथों से, गंदे हाथों से देश को निकाल के संभाल के लेके चलना है, तो कहीं ना कहीं सख्त आपको भी होना पड़ेगा, और हमने वही किया है। व्यास साहब कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैं चुप होना चाहता हूँ। जी व्यास जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते बजाज हैं? जी, आपकी जो ठाकुर साहब से आप पूछते समय जो वो कह रहे थे, जी अगर दिल्ली की सरकार नाम मात्र की सरकार है, जैसा आप कह रहे हैं, जी है। तो मैं नहीं समझता कि केजरीवाल जी और उनके चेले चपाटी किस बात का बखान करेगा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। अगर उनको कुछ वो करने केजरीवाल ही से नहीं पूछना है, पड़ेगा सर। तो फिर वो केजरीवाल जी से पूछना उनकी पड़ेगा। उपलब्धि क्या है? वो उनकी उपलब्धि क्या है? केजरीवाल जी खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित हैं, इसका और मतलब और बीजेपी की बी टीम है, ये भी बता दूं मैं आपको। इसका मतलब सरकार ने उनको काम करने दिया। और लेकिन दिल्ली चूंकि एक राष्ट्रीय राजधानी का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, कुछ चीजें केंद्र सरकार को अपने कंट्रोल में रखनी पड़ती है, इसीलिए वो विशेष वो रखी हुई है provision सर, वहां वो की रखी नहीं। हुई है। बट लेट मी टेल यू दिस, इट सूट्स द बीजेपी इफ आम आदमी पार्टी विंस दिल्ली एंड पंजाब, एज लॉन्ग एज द कांग्रेस डज नॉट विन। That's my opinion anyway. I could be completely wrong. व्यास जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि ये गार्डियन मिनिस्टर का जो झगड़ा चल रहा है, स्पेशली रायगढ़ में जो झगड़ा चल रहा है, इट विल फ्रुक्टिफाई इनटू अ थर्ड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द शिवसेना। क्या आर्बिट्रेशन में रिजल्ट क्या होगा? और एक डेप्यूटी सीएम, एंड दैट फ्रॉम द शिवसेना, विल इट? नामबियार जी, रेस्ट एश्योर्ड, विदिन अ डे और टू दिस मैटर विल बी रिजॉल्व्ड। कोई चर्चा नहीं है, बड़ा परिवार है, सामूहिक परिवार है, विवाद आपस में विचारों का होता है, लेकिन आप देखेंगे तीनों नेता एक साथ बैठ जाएंगे और उसका फैसला विदिन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स यू विल सी दैट देयर विल बी अ गार्जियन मिनिस्टर एक्सेप्टेबल टू ऑल। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। राइट, आसिफ फारूकी साहब, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? मैं इन लोग से खाली यही रिक्वेस्ट करूंगा सर कि ये सबका साथ, सबका विकास अगर चाहते हैं जी तो सबको लेके चलें, पीछे से टपली मारे और आगे से मुंह जुबान करें, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इनकी बातों को सब समझते हैं सर, और इनको Thank you so ऑनेस्ट much. बन के काम करना पड़ेगा, ट्रस्ट कायम करना पड़ेगा। ये But I will say one thing. I must say this. Excuse me, I must say this. Farooqi साहब had once invited us for lunch to his house. संजय ठाकुर साहब, सुनने वाली बात है। व्यास जी, सुनने वाली बात है। हाँ जी, हाँ जी। It was not potluck lunch. Proper lunch was given by आसिफ फारूकी साहब। आसिफ फारूकी साहब ने हमें पूरा लंच खिलाया, हम लोगों को कुछ नहीं लेके जाना पड़ा था। पूछे नहीं, डब्बा नहीं लाए आप। So thank you for that, sir. अगली बार ये संजय भाई और आप दोनों तीनों जनों को सर दावत देंगे हम। प्लीज, तीनों जन, यहाँ तो चार हैं सर, एक को क्यों बोल रहे हो? किसको माइनस कर नहीं, रहे हो? चार सबको सर जितने लोग। राइट, सो अरे भाई, तो कमिटमेंट है सर, ये कांग्रेस कमिटमेंट नहीं, कांग्रेस कमिटमेंट नहीं, आसिफ फारूकी कमिटमेंट। That you are calling us for lunch. फारूकी साहब, पंडितों को मत भूलिए। जी सर, पंडितों ने, मैं ये बार बार बोलता हूँ, जो लोग ब्राह्मणवाद करते रहते हैं ना, सुशील व्यास जी, फारूकी खुद हुसैनी ब्राह्मण है जी, सुशील व्यास जी, जो लोग ब्राह्मणवाद संजय भाई करते रहते हैं हमारे ना, बड़े मित्र आज की हैं। तारीख में चारों वेद, 14 मेजर पुराण, 14 माइनर पुराण और 108 उपनिषद आज की तारीख में हमारे पास है। कई कहते हैं 240, आई बिलीव इन 108, क्योंकि रामायण में 108 लिखा है। मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूं, आज ब्राह्मणों की वजह से हमारे पास है। तो ब्राह्मणवाद बोलने के पहले लोगों को जरा सोचना चाहिए। और फिलहाल मेरी ये विनती है सब लोगों से कि भैया मनुस्मृति जरा पढ़ लो, एक बार जरा पढ़ लीजिए, शायद आप लोगों का ज्ञान बढ़ जाए।
बजाज साहब, That's my opinion. बजाज जी एक ही वाक्य कहना साहब, चाहता हूँ, बजाज साहब, हमारा जी कोई बोलिए। वाद नहीं, हमारा ब्राह्मणों के महिमा जगराष्ट्रवाद मंडल है। में मैं तो यही कहता हूँ, सुनिए बजाज साहब, बोलिए सर। ये तो तुलसी बाबा ने लिखा है, विप्रवंश की यश प्रभुताई, अभय हो जो ये नहीं डराई। ये तो महान 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 लोग हैं, महानतम लोग हैं जी। और इनके चरण स्पर्श से भी लाभ होता है। जी दुरुस्त बात है। और आज की तारीख में आप तीनों में से महाब्राह्मण एक हैं जिनका नाम है आसिफ फारूकी। असल में ब्राह्मण है, याद रख लीजिएगा। मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ ये हुसैनी ब्राह्मण है। राइट। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन फॉर नमस्कार। टॉकिंग टू अस। जय इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, वेरी वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू। That was nice. At the end of the day, that was very nice. Yes, yes. But very polite. At the end, of course, there was a bit of a passionate discussion between Asif Faruqi Saab and Sanjay Thakur Saab, but very nice. But Sanjay Thakur Saab is not wearing his orange kurta anymore. मगर वो बहुत अच्छा लगता था उसमें। ये भी अच्छे लग रहे थे। जी। और वो इतना बड़ा जबरदस्त टीका लगा के आते थे, वैष्णवाइट टीका। Splendid look. That was very nice. So, well, in any event, it was quite a nice discussion. आप जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। The fastest growing channel in the nation. जी, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। साथ में अपने कमेंट जरूर भेजें। वी लव रीडिंग योर कमेंट्स, आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड डू टेल अस व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग। आपको लगता नहीं है कि मतलब ये जो दो धर्म स्थलों का जो मसला है उसको बातचीत से, बड़े प्यार से उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए? मुझको ऐसा लगता है कि सामने से ही दोनों लोग बैठ जाएं और मुस्लिम जो है ज़रा बड़ा दिल दिखाएं, देखें भाई ये देखिए ये दो जो हैं जगह नापाक है। नापाक इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए प्रदीप जी पुरावा है उसका, मतलब there is proper evidence. There is, and I don't think there's any doubt about all these things. Pradeep Where ji, is the doubt? there is an order issued बिल्कुल, by फरमान। फरमान issued by the Emperor Aurangzeb which says इसको डिमोलिश कीजिए, यहाँ पर एक मस्जिद बनेगी जिसका नाम ज्ञानव्यापी मस्जिद होगा और कृष्ण जन्म स्थान में जो महाराजा जय सिंह ने 3.5 मंजिल का जो मंदिर बनाया है उसका शिखर जो है वो मस्जिद के शिखर से ऊपर है, उसको डिमोलिश कीजिए, उसकी जगह पर ईदगाह बनाइए। ये है सर सामने। And the best part is of that, for me at least the best part is that Maharaja Jai Singh still continued to remain commander-in-chief of the Mughal forces and he was not beheaded. You know, so under normal circumstances उनका सर धड़ से कलम कर दिया जाता, लेकिन Emperor Aurangzeb took it as a political matter, not as a religious matter. Well, that's just about it from both Pradeep ji and myself. और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को प्लीज। The fastest growing channel in the nation. जी, वंदे मातरम। Vande Mataram.